गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो सबसे पहला जो फीचर था इसका, कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट फीचर इसका था कि इंडिया में एक कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की जाए। और इसी में सबसे पहले आए थे क्या, 321 सेक्शंस थे। ठीक है, 321 इसमें सेक्शंस थे और 10 स्केड्यूल्स थे। देखो, जो स्केड्यूल्स होते हैं ये किसी भी चीज़ को बहुत शॉर्ट में डिवाइड कर देते हैं और फिर उसमें वो वाइडली, स्केड्यूल मीन्स अनुसूचिया, सेक्शन मीन्स जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, धारा। ठीक है, सेक्शन मीन्स धारा या धाराएं और शेड्यूल मीन्स अनुसूची। अनुसूची, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने इसमें ये इंट्रोड्यूस किया था। और इस्टेब्लिश ऑल इंडिया फेडरेशन, थर्ड इसका जो फीचर था वो था इट इस्टेब्लिश ऑल इंडिया फेडरेशन। फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन। तो फेडरेशन क्या था, एक तरह से ऑल इंडिया एक संघ, एक संघ का इस्टेब्लिशमेंट की इसमें बात कही गई थी। तो और इसमें जैसे कि हम पढ़ रहे थे ना, उस पिछले उसमें हमने पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 के कुछ ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, कुछ रिजर्व सब्जेक्ट थे। तो अब इसमें ना प्रॉपरली तीनों लिस्ट इन्होंने वो कर दी थी डिस्टिंग्विश। एक तो थी फेडरल लिस्ट, ठीक है। अब इसमें 3 लिस्ट इंट्रोड्यूस की थी और ये लिस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा कोई भी जो लॉ बनता है वो इन लिस्ट में जो मेंशन सब्जेक्ट है उनके थ्रू ही बनता है, उनको बेस मानकर ही बनता है। फॉर इंस्टेंस जैसे कि डिफेंस को लेकर हो गया या फिर एजुकेशन को लेकर हो गया, फॉरेस्ट को लेकर और चाइल्ड्स विमेन को लेकर। ठीक है, तो ये इनके सब्जेक्ट इसमें मेंशन होते थे लिस्ट में। ठीक है, तो इसमें 3 लिस्ट कौन कौन सी थी, 3 लिस्ट, और इसमें 3 लिस्ट थी सेंट्रल, सेंट्रल लिस्ट। तो इसमें कितने थे, 59 आइटम्स। देखो आइटम मीन्स के इसमें 59, इन्हें तुम सब्जेक्ट भी मान के चलते हो कि इसमें 59 सब्जेक्ट थे जिन पे सेंटर, ओनली सेंटर कैन मेक लॉ। ठीक है, और फिर थी एक प्रोविंशियल लिस्ट, वही जो प्रोविंसीज होती थी, जैसे यूनाइटेड प्रोविंसी हमारी यूपी और मद्रास प्रोविंसी हो गई, बंगाल प्रोविंसी, ये सारी प्रोविंशियल लिस्ट। तो सेकंड थी प्रोविंशियल लिस्ट, इसमें इसमें 59, इसमें भी 59 थे, 54 आइटम्स थे। इसमें इससे कम आइटम्स थे, इसमें 54 आइटम्स थे। तो कभी कभी ऐसे जनरल पूछ लिया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू कितनी लिस्ट थी, या फिर फेडरल लिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे, या फिर सेंट्रल लिस्ट जिसे हम कह सकते हैं, प्रोविंशियल लिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे। इसे सेंट्रल को ना फेडरल भी कर लेना क्योंकि ये उस समय हम अब उस फेडरल यूज नहीं करते हैं वर्ड, बस वो लोग फेडरल यूज करते थे वर्ड, फेडरल फॉर सेंटर। और एक थी कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट जो थी, कॉन्करेंट लिस्ट, अब जैसे कि हमने बताया कि ओनली जो फेडरल लिस्ट है उसमें जो वो है सेंटर दैट ओनली कैन मेक लॉज। ठीक है, प्रोविंशियल लिस्ट में ओनली ये प्रोविंसीज कैन मेक लॉज। प्रोविंसी मतलब जो प्रेजेंट में आज स्टेट्स है ना, उस समय उन्हें प्रोविंसीज बोला जाता था, जो ब्रिटिशर्स ने अक्वायर्ड की थी, है ना, जिन पे उन्होंने कब्जा किया था ना, तो वो प्रोविंसीज। और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या था कि दोनों में लॉ बना सकते हैं, सेंटर भी और स्टेट भी, बट किसका लॉ प्रिवेल करेगा, फेडरल का या सेंटर का। अगर स्टेट ने कोई लॉ बनाया उसी सब्जेक्ट पे और सेंटर ने भी सेम सब्जेक्ट पे बनाया तो सेंटर का ही प्रिवेल करेगा।
या फिर सेंट्रल के लॉ को मान्यता ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो कंकरेंट लिस्ट में क्या था, इसमें 36 आइटम्स थे, यानी 36 सब्जेक्ट्स। और इस पे कौन बना सकते थे लोग, बोथ। बोथ मीन्स दोनों, ये दोनों बना सकते थे। ठीक है, ये सेंटर भी और तो ये 3 लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। और जब तुम अब हम कॉन्स्टिट्यूशन करने वाले हैं ना, जैसे आज मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, कल को साइलेंट फीचर जो उसकी मुख्य विशेषताएं हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में बात करेंगे। तो तुम जब देखो उसमें देखोगे ना, तो तुम्हें ये सारी चीजें लगेंगी कि पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उठाया गया है। ठीक है, तो ये है क्योंकि स्ट्रक्चरल पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिया गया है। अब इसमें जो बची हुई पावर्स थी, ये इन लिस्ट के अलावा फिर जो पावर्स थी जिन्हें हम कहेंगे रेसिड्यूरी पावर। रेसिड्यूरी पावर, तो जो रेसिड्यूरी पावर्स थी वो किसमें थी, किसको दी गई थी, वायसराय को। ठीक है, कि मतलब अब फाइनल जो भी जजमेंट होगा या फाइनल जो भी डिसीजन होगा वो वायसराय का होगा किसी भी चीज को लेकर, तो उसको रेसिड्यूरी पावर दी गई थी। ठीक है, और इसने एक और कॉन्करेंट लिस्ट के आगे बस बोथ लिख दो। बोथ मीन्स देखो, बोथ कैन, या तो इसको ऐसे कर लो, बोथ कैन मेक लो, तो तुमको ज्यादा आसानी होगी याद करने में, है ना। बोथ कैन मेक लो। अब बोथ में कौन कौन है, दोनों, सेंटर और प्रोविंस। मेक लो दोनों बना सकते हैं। रेजिड्यूरी पावर किसके पास थी, वायसराय के पास। ठीक है, रेजिड्यूरी मीन्स कि शेष जो शक्तियां दी गई थी वो वायसराय को दी गई थी कि फाइनल डिसीजन वायसराय का होगा। ठीक है, और एक और चीज इन्होंने की थी, डायरकी, जो जिस डायरकी की हम बात कर रहे थे ना, डबल रूल जो होता था, डायरकी अबॉलिश्ड। देखो अब डायरकी कैसे, तुम्हें मैंने उस दिन भी बताया था कि क्या था डायरकी। डायरकी मीन्स ड्यूल रूल या डबल रूल। अब ये डबल रूल कैसे होता था, देखो कि दो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे और रिजर्व सब्जेक्ट थे। इन लिस्ट से पहले क्या क्या था, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। तो जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, उस दिन भी मैंने बताया था कि जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे, ट्रांसफर और रिजर्व, ऐसे समझाने के लिए बता रही हूँ क्योंकि उस दिन तो आपको लिखवाई दिया था। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट में जो गवर्नर है, गवर्नर इन ट्रांसफर सब्जेक्ट पे गवर्नर कैन मेक लॉ विद द एड ऑफ किसके, मिनिस्टर्स के। ठीक है, तो गवर्नर कैन मेक लॉज विद द एड ऑफ मिनिस्टर, हिज मिनिस्टर्स। ठीक है, जो मिनिस्टर्स इलेक्ट होते थे, जब तक डायरेक्ट इलेक्शन आ गया था ना, तो जो मिनिस्टर्स इलेक्ट होते थे प्रोविंस में, उसकी हेल्प से गवर्नर मेक लॉ बना लॉज बना सकता था। ठीक है, और रिजर्व सब्जेक्ट में गवर्नर किसकी हेल्प लेता था, एक क्या थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी थी, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो ये एक तरह से बेटा डबल रूल था। ठीक है, कि यहाँ पे ये दो चीजों से रूल हो रहा था, एक तो ये मिनिस्टर के थ्रू कर रहा था और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी थी, तो दो की क्या जरूरत थी, ये चीज थोड़ी इनको लगी, और जिसका इंडियंस ने भी विरोध किया कि आप डबल रूल कर रहे हैं। ठीक है, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी, कि अगर गवर्नर है और वो मिनिस्टर्स की एड से काम कर रहा है तो ठीक है, लेकिन वाई देयर इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, क्यों जरूरी है एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। तो फिर इस एक्ट में गवर्नमेंट की डिमांड के बाद, कांग्रेस की डिमांड के बाद, मेनली वहां पे उस समय एक ही ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि कांग्रेस थी, जो कि बहुत वोकल थी किसके लिए, कि हमारे राइट्स के लिए। जो इंडिपेंडेंस के लिए जो फाइट हुई थी वो मेनली सारे लोग कांग्रेस में थे। ठीक है, तो ये बहुत इसका बहुत विरोध हुआ था डायरकी का, कि डबल रूल क्यों हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे फिर क्या रहता था, इसमें और इसमें क्लैश होता रहता था। ठीक है, इनके बनाए लॉज में और इनके बनाए लॉज में फिर क्लैश होता था, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती थी। और हम विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो बेटा मिनिस्टर्स होते थे वो मेनली इंडियंस थे, है ना, क्योंकि उनको डायरेक्ट उनको इधर रिप्रेजेंटेटिव बन गए थे। कांग्रेस जो थी उसमें जो भी लोग होते थे वो
किसी भी सीट पे एज अ लाइक कि मिनिस्टर के पोस्ट पे डायरेक्ट इलेक्शन होता था और वो चूज किए जाते थे। तो यहाँ पे मिनिस्टर्स होते थे, लेकिन इनका उतना क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी जितनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की थी। इस वजह से ये रूल अबोलिश कर दिया। ठीक है, इस वाले एक्ट में ये खत्म कर दिया कि अब डायरकी नहीं होगी। और बाइकैमरलिज्म आ गया। देखो उस दिन भी मैंने बताया था कि बाइकैमरलिज्म क्या होता है। दो हाउस होते हैं किसी भी पार्लियामेंट के, दैट इज एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। ठीक है, अपर हाउस को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोअर हाउस को कहते हैं जनरल असेंबली, है ना। तो इन्होंने कौन कौन सी प्रेजेंट, ये क्वेश्चन आ जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू कौन सी प्रोविंसीज में बाइकैमरलिज्म लागू हुआ था या बाइकैमरलिज्म आ गया था, दो हाउस। और देखो ये तुम्हारे लिए भी क्वेश्चन है, अब तुम देखना प्रेजेंट में इंडिया में कितने स्टेट में बाइकैमरलिज्म है। तो बॉम्बे में बाइकैमरलिज्म यानी कि दो सदन हो गए थे, बॉम्बे, मद्रास हो गया, बंगाल हो गया, है ना, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल। यूपी में तो दोनों सदन है ना। और कहाँ कहाँ है दोनों सदन, जिसमें दो हैं और एक जगह बस एक ही है, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और बिहार, असम। बिहार, असम और लास्ट बचा हमारा यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, उत्तर प्रदेश इसका बाद में नाम पड़ा था यूनाइटेड प्रोविंस। इसमें बाइकैमरलिज्म आ गया था, यानी कि इनके अब जो जो भी विधानसभा होगी उसमें दो सदन होंगे। ठीक है, और एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें जो लास्ट फीचर है वो है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इसमें एक्सटेंड हो गया था, एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो वो सेपरेट इलेक्ट्रोड वाली बात चल रही थी वो अब आगे भी जारी रहेगी। अब इसके बाकी जो फीचर्स हैं उनसे तो मोर और लेस कांग्रेस या इंडियन पीपल सहमत थे, लेकिन ये जो बात थी ना इसकी वजह से पूरा जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ एक इस चीज की वजह से डेड लेटर हो गया। डेड लेटर मीन्स कि अब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही, क्योंकि ये चीज जो थी ना सबसे ज्यादा इसने उसमें रिफ्ट पैदा कर दी थी। और उस समय फिर इसके बाद 1940 में इतने ज्यादा रायट्स हुए थे, इतने दंगे हुए थे, इतने लोग मारे गए थे इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने कंटिन्यूसली कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। पहले सेपरेट इलेक्टोरेट दिया मुस्लिम्स को, उसके बाद इंक्रीज कर दिया एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए, सिख के लिए, फिर उसके बाद डिप्रेस क्लासेस ST SCs के लिए। अब उसके बाद उसे इन्होंने एक्सटेंड रखा है। एक्सटेंड मीन्स कि ये खत्म नहीं होगा, जारी रहेगा। इसी बात, सिर्फ इसी बात पर ये हमारे इंडियन लोगों ने माना नहीं, भारतीय इन्हें इसका विरोध किया कि हम नहीं मानते तुम्हारा ये एक्ट। तो उसके बाद फाइनल जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया और उसके बाद हमारा देश आज़ाद हो गया था। अब उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट थे, वो हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी स्टार्ट करेंगे कैसे कैसे सारी चीजें आई थी, आज़ाद हुए थे। ठीक है, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। देखो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत हमारी कंट्री आज़ाद हो गई थी, यानी हमें फ्रीडम मिल गई थी। दूसरा एक था माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान, अब माउंटबेटन प्लान क्या था? माउंटबेटन प्लान जो था मेनली पार्टीशन था हमारी कंट्री का, इसी की वजह से हमारे देश का पार्टीशन हुआ था। और ये ऐसा नहीं है कि अचानक रातों रात लिया गया डिसीजन था, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे और उनमें से एक कारण था कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब हो रही थी। मीन्स
कि देश में बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे थे, राइट्स हो रहे थे, डिफरेंट रिलीजन क्लैश कर रहे थे उसकी वजह से। और उसका कारण यही ब्रिटिशर्स ही थे, ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही ये सारी चीज़ें की हैं स्टार्टिंग से। और इसकी डेट एग्जैक्ट लिख लेना, जून 3, 1947 माउंटबेटन प्लान आया था 3 जून 1947 को। 1947 को माउंटबेटन प्लान आया। और इसने क्या किया, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंडिया इनटू 2 कंट्रीज, 2 नेशन थ्योरीज है ना, टू कंट्रीज में, कि दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, देखो इसमें एक छोटी सी बात है कि मुस्लिम लीग कंटिन्यूसली पाकिस्तान मांग रही थी कि हमें हमारा सेपरेट एक नेशन चाहिए, जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है वो हमें दे दो। ठीक है, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया हमारा। और उसमें मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में फिर उन्होंने क्या मांगा था, ये सब नोट कर लिया ना तुम लोगों ने? ठीक है, ये तो मैं बता सकती हूँ। तो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में उन्होंने क्या कहा था कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, यानी कि प्रेजेंट डे में जो पाकिस्तान है, उससे पहले कहते थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, तो वो हमें दे दो। और बांग्लादेश जो प्रेजेंट में है, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, वो हमें दे दो। इन्होंने ये कहा। अब प्रॉब्लम था भाई, कांग्रेस कंटिन्यूसली इस चीज को मना कर रही थी। कांग्रेस में देखो इवन जवाहरलाल नेहरू, ये जो भी लोग उसमें थे, सबने इसका विरोध किया था कि नहीं, पार्टीशन नहीं होगा, ठीक है, आपको जो करना है कर लो। लेकिन उसकी वजह से, अब तुमको पता है कि प्रेजेंट में भी यही होता है कि पॉलिटिशियन क्या करते हैं, फिर लोगों को भड़का देते हैं और फिर उसकी वजह से गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ता है। तो उसकी वजह से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में दंगे होने स्टार्ट हो गए। सबसे ज्यादा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पंजाब में, बंगाल बहुत ज्यादा अफेक्टेड था, ठीक है, और यूनाइटेड प्रोविंसी, सब जगह दंगे करवाने इन्होंने स्टार्ट कर दिए डिफरेंट डिफरेंट पीपल में, यानी रिलीजन्स में। अब उसकी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट को, इवन गांधी जी को उस समय मजबूर होना पड़ा एक्सेप्ट करने के लिए कि पार्टीशन हो। ठीक है, अब द ओनली मैन हु नोज के पार्टीशन नहीं होना चाहिए, देखो अभी लोगों को पता नहीं है, शायद उतना शायद पढ़ते नहीं है, लेकिन एक व्यू बना लेते हैं कि अच्छा गांधी जी नहीं, क्यों नहीं चाहते थे, बिकॉज दे आर सपोर्टिंग मुस्लिम्स। नहीं, वो किसी के सपोर्ट में नहीं थे। ठीक है, वो सिर्फ ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स इस चीज का फायदा उठा रहे। देखो मैं बताती हूँ तुमको क्यों वो मना करते थे कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए। ये सबकी ओपिनियन में था कि गांधी जी ऐसे हैं वैसे। अभी इस समय उन पे कमेंट करना बहुत आसान है, लेकिन जिस समय जिस सिचुएशन में वो उस समय थे, हम बेटा बता भी नहीं सकते कि उस समय वो किस चीज से गुजर रहे थे, है ना। तो ये था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। अब वो कितना हिस्सा मांग रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें ये चाहिए, ठीक है, ये वाला पूरा। ये तो उनके उनके प्लान में तो ये पूरा था ठीक है, उनके प्लान में तो पूरा था, पूरा कश्मीर चाहिए, पूरा पंजाब चाहिए, ऐसे मांग रहे थे जैसे कि, है ना, कोई सेवैयां बैठ रही हूँ कि हाँ हमें भी दे दो, ऐसे कैसे दे दे। तो और वो तो देंगे भी नहीं। अभी तो यहाँ पे भी है ना, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है जम्मू एंड कश्मीर, अभी तो ये भी आएगा, अभी तो पीओके भी इंडिया में आएगा। ठीक है, तो जिसे ये आजाद कश्मीर बोलते हैं, ये बोलते पीओके। ठीक है, तो अभी तो कुछ दिन बाकी है, ये भी देंगे ये आसानी से, है ना। तो ये कह रहे थे कि ये पूरा चाहिए। अब फिर वहां पे क्या हुआ कि ऐसे नहीं होगा, ठीक है, प्लेबिसाइट होगी, या फिर ये देखा जाएगा कि वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी में है लोग या नहीं है। तो ये बेटा ये था सिंध, ठीक है, ये बलूचिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और कश्मीर, ये कह रहे थे कि हमें ये दे दो पूरा, जो कि हमने नहीं दिया। मींस कि मुस्लिम मेजोरिटी की बात हो रही है, तो जहां मुस्लिम मेजोरिटी आप वो ले लो, वो नहीं एग्री है उस चीज के लिए। तो क्योंकि कश्मीर एक अलग उस समय सेपरेट था। कश्मीर में उस समय 1947 में जो रूल कर रहे थे दैट इज महाराजा हरि सिंह।
ठीक है। तो महाराजा हरि सिंह ने कहा था कि ना तो मैं पाकिस्तान ज्वाइन करने वाला हूँ ना मैं इंडिया ज्वाइन करने वाला, तो उसने तो मना कर दिया था। ठीक है। अब बचा ये रीजन इनके पास चला गया। इसे कहते थे उस समय नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इसे कहते थे। और फिर एक और जो रीजन था वो था बेटा ये जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, दैट इज ठीक है प्रेजेंट डे जो बांग्लादेश है ये। अब इसमें ये तो ट्राइबल एरिया है, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है, नागालैंड, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया। लेकिन ये बहुत बड़ा रीजन था उस समय, ये वाला। ठीक है, ये पूरा बंगाल ये सब। ठीक है, तो ये कह रहे थे कि ये चाहिए। अब इसमें भी कहा कि सिर्फ वो देंगे जो मुस्लिम मेजोरिटी है, यानी कि वेस्ट बंगाल, ये ईस्ट बंगाल। तो ईस्ट बंगाल इनका बना क्या, ईस्ट पाकिस्तान, और ये बन गया इनका वेस्ट पाकिस्तान। ये लोग बिल्कुल विलिंग नहीं थे कि हम पाकिस्तान ज्वाइन करें, कभी भी नहीं, बिकॉज दीज आर ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, इवन दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। तो वो तो मजबूरी बन गई। जब आप देखते हो कि कहीं पे घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं जायदाद को लेकर, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि चलो दे दो, लड़ाई बंद कर दो। तो ये चीज थी, लेकिन वो लड़ाई ऐसी नहीं थी बेटा, उसमें लोग मारे जा रहे थे, इतना ब्लड शेड। तुमने पार्टीशन की कभी गदर मूवी देखी है? वो कभी वो 1% भी नहीं दिखाया मूवी में, 1% भी। जो उस समय हुआ था वो 1% भी नहीं है ना। जो उस समय ब्लड शेड हुआ था उसकी वजह से फिर जो लीडर्स थे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, और उन्होंने कहा कि ठीक है अब कर दो, यही एक रास्ता बचा है ना। हमें अभी लगता है कि क्यों किया था, लेकिन यही एक रास्ता था, नहीं तो शायद हम भी ना बचे होते अभी तक। तो ये था। अब इन्होंने कहा कि ये भी दे दो, महाराजा हरि सिंह ने मना कर दिया बाद में। और इसके जो पीछे मैं कारण बता रही हूँ, देखो अब तुम खुद देखो ये कितना बड़ा रीजन है। अगर नेपाल को अगर हम निकाल देते हैं, और ये चीज देखने में मैप में छोटी लगती है लेकिन बहुत बड़ा रीजन है ना इकोनॉमिकली। गांधी जी वॉज नॉट ओपिनियन ऑफ पार्टीशन, वो इसलिए मना करते थे पार्टीशन को क्योंकि ब्रिटिशर्स उसका फायदा पूरी जिंदगी उठाएंगे, जो कि अभी तक भी उठा रहे हैं, है ना। क्योंकि वो पाकिस्तान को भी सपोर्ट करते हैं, वो इंडिया से भी अच्छे अलायंस बना के रखते हैं ट्रेड के लेकर। लेकिन अगर हम एक पावरफुल नेशन बन जाते हैं तो चाइना हमारे सामने कुछ नहीं होता। अब चाइना क्या करता है, हमारी कमजोरी का फायदा उठाता है कि पाकिस्तान का दोस्त बना हुआ है चाइना, वहां पे आर्मी के वेपन्स बॉम्ब ये सब सप्लाई करते रहते हैं भाई। इनके इनके पास इतना है नहीं, इनके पास अमेरिका भी सप्लाई करता है इनके पास, और ये भी इनके पास सप्लाई करते हैं। इसलिए बेटा इस एरिया में जो टेररिज्म है वो खत्म नहीं होता, जो एक कारण है। अगर ये इधर ना जा करके सेपरेट हो जाए ना, तो पाकिस्तान की हेल्प अगर बंद हो जाए तो हमारे यहाँ पे टेररिज्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि वेपन्स ये सब कहाँ से आता है, यही तो सप्लाई करते हैं ये। और अमेरिका अमेरिका दिखाता है कि ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया। अमेरिका हमारा दोस्त सिर्फ ट्रेड के रिलेटेड में है, वैसे कोई नहीं है। रशिया हमारा ट्रू फ्रेंड है अगर हम देखें तो ये था बेसिकली पार्टीशन, कि ये रीजन इनको दे दो, ये रीजन इसको दे दो। इसको तो पूरा मांग रहे थे लेकिन हरि सिंह ने ही मना कर दिया, तो मैं तो जुड़ नहीं रहा, ना तो तुम्हारी तरफ हूँ ना उनकी तरफ हूँ। ठीक है। अब हुआ क्या, इन्होंने यहाँ कुछ ट्राइबल्स रहती थी, ट्राइबल्स मतलब कुछ जनजातियां, इन्होंने हमला कर दिया यहाँ श्रीनगर इस पे, महाराजा हरि सिंह की इसकी प्रोविंसी पे। अब 1947 में ही जब इन्होंने इस पे हमला कर दिया, इनका फोन गया जवाहरलाल नेहरू जी को कि ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारी हेल्प कर दो। अब जवाहरलाल नेहरू जी ऐसे ही हेल्प करने वाले नहीं थे, उन्होंने कहा इससे महाराजा हरि सिंह से कि ऐसे तो मैं करूंगा नहीं, एक चीज साइन करनी पड़ेगी। तो मतलब मैं ऐसे कैसे अपनी आर्मी भेज दूं भाई वहां पे, तुम तो इंडिया में मिलना ही नहीं चाहते, है ना, क्या पता कल को तुम मुकर जाओ। तो उन्होंने फिर एक पेपर पे साइन कराया, जैसे कहते थे, उस पेपर का नाम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उन्होंने उससे साइन करा लिया। अब इसमें क्या था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में, कि कश्मीर का डिफेंस, ट्रेड और कम्युनिकेशन,
ये सब हमें देना पड़ेगा, मतलब इसको हम देखेंगे। डिफेंस मीन्स हमारी आर्मी वहां स्टेशन करेगी, ठीक है। ट्रेड मीन्स जो भी वहां का ट्रेड है उसमें हम उसको करेंगे, ट्रेड को। व्यापार मतलब हम ही चलाएंगे। दूसरा कम्युनिकेशन मीन्स फोन, और कम्युनिकेशन में सारी चीजें, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब हमारा होगा। उसके पीछे रीजन थे, क्योंकि बेटा ये हमें जिंदगी भर परेशान करने वाले हैं, तो उसके लिए कुछ तो इलाज करना था। जब हमारी ही आर्मी रहेगी तो ये लोग नहीं आएंगे इधर, ठीक है। हम ट्रेड करेंगे तो हम भी वी आर ऑन द बेनिफिट, इकोनॉमिकली भी ठीक रहेगा। और कम्युनिकेशन मेनली कि हमारी ही बसेस, हमारी ट्रेन, हमारी चीजें वहां पर रहेंगी, इनका कोई स्कोप नहीं रहेगा एंटर करने का, ठीक है। तो हम अपने इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए इनसे हमने फिर वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जवाहरलाल नेहरू जी ने 1947 में साइन करा लिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसकी मैं एग्जैक्ट तुम्हें डेट भी बता देती हूँ। 20 अक्टूबर 1947, 19-20 अक्टूबर, क्योंकि 15 अगस्त हम मनाते हैं सभी, लेकिन आज़ाद कश्मीर के लोगों ने हमला कर दिया था 1947 में। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा हरि सिंह और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में साइन हुआ। और JNK में जो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्या क्या ऐड हुआ इसके तहत, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 370 और 35A, तो ये 2 आर्टिकल हमारे इसमें ऐड हुए, जिससे जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था रिगार्डिंग के उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता, उनका अपना नेशनल फ्लैग हो सकता, उनका अपना एंथम हो सकता है, उनका स्टेट एंथम, और अपना उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करेगी अबाउट चीफ मिनिस्टर, ये वो। गवर्नर हमारा ही रहेगा, ठीक है, गवर्नर हमारा ही था, बट चीफ मिनिस्टर उनका ही, उन्हीं के लोग उनको सिलेक्ट करते थे। पर उससे इसकी वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि बेटा वहां पे आए दिन स्टोन पेल्टिंग, आए दिन वहां पे टेररिज्म, ये लोग फिर काउंटर वो बॉर्डर से टेररिज्म करते थे, लाइक कि यहाँ के लोगों को ऐसे हमारे खिलाफ भड़काते थे, इंडिया के खिलाफ, कि मीन्स तुम वो करो, गन उठाओ हाथ में, इनके खिलाफ लड़ो, आजाद हो जाओ, ये हो जाओ, वो जाओ। तो ये चीजें ये करते रहते थे। हाँ हाँ, ये लोग चाहते थे कि यहाँ पे हमेशा अनरेस्ट रहे, लड़ाइयाँ रहे, और ये उसका फायदा उठाए। तो फिर अब जो बहुत अच्छा डिसीजन अभी लिया गया था, इनकी सारी मेहनतों पे पानी फेर दिया गया, ठीक है। कब हुआ था ये, इसकी डेट याद रखना, अबोलिश कब हुआ था? 5 अक्टूबर 2019, ठीक है। 5 अक्टूबर 2019 को, नहीं 5 अक्टूबर नहीं था, अगस्त था। हाँ, 5 अगस्त 2019 को फिर ये क्या हुआ, ये दोनों दोनों चीजें खत्म कर दी गई, ठीक है। तो ये थी कहानी, है ना, अबाउट पार्टीशन और अबाउट कि किस तरह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था। और अब पाकिस्तान इतना परेशान है कि अभी वहां के फॉरेन मिनिस्टर का अभी एक बयान आया, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दे दी जाए तो हम बात करने को तैयार है। हम नहीं है जी बात करने को तैयार, ठीक है, तुम हो वह तो, हाँ हम बात करने को तैयार नहीं है, मतलब तुम इसी चीज के पीछे जिंदगी भर अटके रहना। तो कह रहे हैं कि मतलब तुम आओ, इसको स्टेटहुड दे दो तो हम बात करेंगे, हम ही नहीं करनी बात। चाइना भी परेशान है, मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि ये जो पार्ट है ये चाइना ने हथिया रखा है, LOC LAC, ये है यहाँ है बेटा LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना, और ये है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। तो अब ये क्या चाहता है, चाइना क्या चाहता है कि ये यहाँ पर आए, ठीक है। और यहाँ इसका मतलब क्या है, बेसिकली जो इनके दिमाग में है चाइना की पॉलिसी है इंपीरियलिस्ट, ये साम्राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर डोकलाम में भी करने की कोशिश की है, अरुणाचल प्रदेश में भी इनकी पैंट बनी हुई है, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि ये एरिया ये लोग हथियार लें, ठीक है, जो कि हम होने नहीं देंगे। तो चाइना का भी यही है एस्पिरेशन। 370 से ना केवल पाकिस्तान परेशान हुआ, चाइना भी उतना ही परेशान था, क्योंकि ये हिस्सा इन्होंने हथियार रखा है अक्षय चिन्ह पर,
ठीक है, लेकिन बहुत जल्द ये चीजें हमारे फिर से हमारे हिस्से में हो जाएंगी, आई होप सो। ठीक है, तो समझ आया पार्टीशन क्यों हुआ, कारण क्या था, और फिर कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेवलपमेंट हुए, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कैसे आया, और ये फिर अबोलिश हो गया ये दोनों आर्टिकल, और अब थोड़ी शांति है वहां पर। शांति तो देखो वो लोग रहने नहीं देंगे, मैं तुम्हें बताऊं कारण इसका है कि वो कहते हैं ना कि वो लोग बाज नहीं आएंगे अपनी हरकतों से कभी भी, और उनके टेररिज्म से उनका खुद का भला नहीं है। उन्हीं के यहाँ पर पेशावर में तुमने कभी सुना होगा 2000 अराउंड 13-14 के टाइम की बात है कि पेशावर में बहुत हमला हुआ था और बच्चे मारे गए थे, स्कूल में बम फोड़ा था। ठीक है, तो खुद के लिए उनके लिए वो परेशानी बना हुआ है, लेकिन फिर भी किसी और को परेशान करने के लिए वो यूज करेंगे। कहते हैं ना कर्मा हिट्स बैक, तो उनका कर्म उन्हीं को हिट करता रहता है। हम्म, तो ये चीज थी। क्या चीज? हाँ हाँ, पकड़े भी जाते हैं। तो वो उसका यही तो कारण है कि वहां पर कुछ नहीं रहा। उसका एक रीजन, जो वन ऑफ द मेन रीजन ये है कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर, उनका आर्मी का चीफ डिसाइड करता है। सबसे बड़ी बात ये है, हमारी कंट्री में आर्मी हम डिसाइड करते हैं कि व्हाट विल बी द जनरल ऑफ आर्मी, है ना, ये सीडीएस कौन बनेगा वो हम डिसाइड करते हैं, हमारी एग्जीक्यूटिव डिसाइड करता है। ठीक है, लेकिन उनकी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा ये आर्मी का चीफ डिसाइड करता है। तो ऐसी कंट्री तो डूबेगी, है ना, जब तुम आर्मी के हाथ में वो चीज दे रहे हो। आर्मी तो मेनली कंट्री को डिफेंड करने के लिए होती है। फ्रेम होगा कॉन्स्टिट्यूशन, प्रपोजल फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें लिखना आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। लेकिन उन्होंने कहा था कि ये वर्ल्ड वॉर खत्म होने दो, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर देंगे। और इन्होंने ये भी कहा था कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने दो, इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा, आप हमारी बस हेल्प कर दो वर्ल्ड वॉर में। अब हम हमसे हेल्प क्यों मांगी जा रही थी? देखो, मोस्ट ऑफ द कांग्रेस के जो मेंबर थे, दे आर नॉट सपोर्टिंग ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि इसकी वजह से हमारे जो आर्मी के लोग हैं, इंडियन आर्मी वहां भेजी जा रही थी। ठीक है, और उसके क्या रिपरकशंस थे कि इंडिया में भुखमरी आने की नौबत आ गई थी। और देखो, अभी तक इंडिपेंडेंस के बाद से अभी तक अभी सुनने को नहीं मिला ना कि अकाल कभी पड़ा है हमारी कंट्री में, कभी नहीं। ठीक है, इवन वी आर दैट सफिशिएंट नाउ, हम इतने ज्यादा अब आत्मनिर्भर हैं कि अब दूसरी कंट्रीज को हम फूड क्रॉप्स, फूड भेज रहे हैं। ठीक है, जो हिट है, अफेक्टेड है, जैसे कि अभी श्रीलंका को राइस और वीट भेजा था। उससे पहले अफगानिस्तान में सिचुएशन जब खराब हुई थी तो अफगानिस्तान में गेहूं भेजा था। ठीक है, तो हम तो उतने सफिशिएंट अभी हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स इतने कनिंग थे अपनी ग्रीड के लिए, उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि हमारे लिए क्या बचेगा। क्रॉप उगने नहीं देते थे, जो वीट वगैरह, वो अपने लिए जो इंडिगो होता था, ओपियम, जो उनके काम की फसलें थी वो उगाते थे। ठीक है, उसकी वजह से उस समय बहुत अकाल पड़े थे, बंगाल में बहुत फेमस फेमाइन उस समय आया था। ठीक है, तो ये लोग इतने लालची थे कि कहा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर देंगे, तुम्हें आजाद कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने किया नहीं था। तो ये इतने अपनी बात को लेकर कनिंग थे। फिर फाइनली कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन। तो ब्रिटिशर्स वर नेवर बीन आवर फ्रेंड, ये चीज याद रखना, कभी इंडिया के फ्रेंड नहीं थे ब्रिटिशर्स, और इवन नाउ अभी भी हमारे वो फ्रेंड नहीं है। ठीक है, फ्रेंड मीन्स वैसे फ्रेंडली कंट्री है, लेकिन हम नहीं मान सकते, वो हमेशा अपने फायदे का सोचते हैं। हाँ, भरोसे के लायक नहीं है, वो बात हकीकत है। देखो, जब वहां कोई प्रॉब्लम होती है तो दे आर हमसे अपेक्षा रखते हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग कि हम उनकी हेल्प करें, लेकिन जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तब कोई हेल्प के लिए नहीं आता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इसमें दो दो वो थी, दो शाखाएं या दो बॉडी मान लो, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की दो शाखाएं थी। कौन कौन सी? एक तो कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी थी कॉन्स्टिट्यूशन, और एक लेजिस्लेटिव बॉडी थी। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी थी उसके प्रेसिडेंट तो यही थे, है ना, ये राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी उसके कौन थे?
जीवी मावलांकर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो पार्ट थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसके दो पार्ट थे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव से हमेशा याद रखना कि लॉ मेकिंग, इसके नीचे लिख लो लॉ मेकिंग, जो कानून बनाते हैं वो बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी। लॉ मेकिंग बॉडी। और देखो अब इसके जो हेड थे दैट इज राजेंद्र प्रसाद। इसके हेड थे राजेंद्र प्रसाद और इसके हेड थे जीवी मावलांकर। ठीक है, तो इनको अलग अलग काम दिए गए थे क्योंकि एक ही पर्सन, एक नहीं, देखो पूरी टीम में काफी लोग थे, बट मेनली जो बाहर रहता है वो जो हेड होते हैं उनके ऊपर रहता है। तो जीवी मावलांकर, जीवी मावलांकर। तो इनको तो जो काम मिला हुआ था वो था मेनली लॉ बनाने के लिए, जो ऑर्डिनरी लॉस बनाने थे ना कंट्री के लिए, वो इनको काम दिया गया था जीवी मामलांकर को। और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का जो मेन काम था वो इनके पास था। ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे जिन्होंने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, वो कौन थे? ये भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो इसमें ये लिखना ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन, ड्राफ्टिंग कमेटी जो एक ड्राफ्ट तैयार किया था, प्रारूप तैयार किया था कि हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विल बी, तो वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। और इसमें और जो इम्पोर्टेंट चीजें तो आप लोगों को याद रखनी है वो है कि कब हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ था, नेशनल एंथम कब अडॉप्ट हुआ था, नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट हुआ था। तो नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ था, किसी को कोई आइडिया? हमारा नेशनल फ्लैग कब ऑफिशियली ये था कि जो तिरंगा है ट्राई कलर वो हमारा नेशनल फ्लैग होगा, तो वो जो डेट थी दैट इज कौन सी? ये जीवी मावलांकर। देखो मैं इसे बिल्कुल और साफ लिख रही हूँ, LNKAR, मावलांकर, जीवी मावलांकर। ठीक है, तो कब अडॉप्ट हुआ था हमारा नेशनल एंथम, तो नेशनल फ्लैग? तो देखो नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ था, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि वन डे एग्जाम में और वैसे आ जाता है। नेशनल फ्लैग हुआ था 22 जुलाई 1940, ये था 7। ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस ही ये अडॉप्ट हो गया था क्योंकि अगस्त में हमें ऑफिशियली इंडिपेंडेंस मिली थी, उससे पहले ही ये अडॉप्ट हो गया था। तभी तो लाल किले पे सबसे पहले तिरंगा फहराया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तब से ही चलन है कि लाल किले पे 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाता है। फिर नेशनल एंथम, नेशनल एंथम, ठीक है, नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया था 24 जैन 1950, 24 जैन 1950। ठीक है, नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट हुआ था, है ना, पता है ना तुम लोगों को? कौन सा है नेशनल सॉन्ग? है वंदे मातरम, नेशनल सॉन्ग है ना। किसने लिखा है ये भी पता होना चाहिए, किसने लिखा है? ये भी सेम डेट को ही अडॉप्ट हुआ था, 24 जैन और 1950। ठीक है,
ये सेम डे ही अडॉप्ट हुई थी दोनों चीज़ें। और ये याद रखना कि कितने उसमें बन के तैयार हुआ था, ये तुम लोगों को पता ही है। 11 सेशन हुए थे इसके, मैं लिख ही रही हूँ। 11 सेशंस हुए थे अलग अलग जगहों पर, 11 सेशंस हुए, ठीक है। 2 ईयर 11 मंथ्स और 18 डेज, इतने दिनों में ये तैयार हुआ था फाइनली। और कब अडॉप्ट इस ये फाइनली जो है अडॉप्शन की इसकी डेट, वैसे लागू जो हुआ था वो 26 जनवरी को हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा का सारा 26 जनवरी को लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को ये एक तरह से इनैक्ट हुआ था। और प्रियम्बल 11 सेशंस, जैसे इनकी मीटिंग होती हैं अलग अलग, तो 11 अलग अलग जगहों पर मीटिंग हुई थी इसको लेकर, ठीक है। सेशंस मीन्स सत्र जो होते हैं, जैसे बजट में होता है ना सेशंस, ऐसे अलग अलग मीटिंग्स हुई थी 11। हाँ, कि अलग अलग मीटिंग हुई, वहां पर डिस्कस होता था बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये चीज आपके सामने स्कीम रखी है, इसमें अमेंड कीजिए। तो बहुत सारी चीजें फिर वहां पे अमेंड होती थी, ठीक है। और कम से कम कितनी कंट्रीज से लिया गया है? 60 कंट्रीज से, अराउंड 60 कंट्रीज से लिया गया था। और यही सब इस चीज में है, ठीक है। और एक्सपेंडिचर देखो, याद रखने की कोई वो ऐसी जरूरत नहीं है, इसमें खर्चा कितना आया था उस समय? 64 लाख, 64 लाख रुपीज खर्चा आया था।